हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो इससे पहले हम फरवरी और मार्च के कंबाइंड करंट अफेयर हमने 4 वीडियोज़ में देख लिए हैं, 4 पार्ट उसके कर लिए हैं। अंतिम जो कुछ इसमें बचता है फरवरी और मार्च में, वो इस वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश की है मैंने। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली 4 वीडियो देखी होंगी और आपको वो हेल्पफुल रही होंगी प्लेलिस्ट में जाके। सो हम आज की वीडियो को देखेंगे। ये बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, काणासर झील और बराड़ा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिमला। अब ये जो झीलें हैं इनके नाम बहुत कम लोगों ने, कम स्टूडेंट्स ने इनके नाम सुने होंगे आप में से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो झीलें हैं ये शिमला जिले में ही स्थित हैं। और क्यों ये न्यूज़ में थी, हाल ही में क्या हुआ कि डीसी शिमला और एक हिमकोस्ट करके संस्था है, ठीक है? इन दोनों ने मिलके एक सर्वे कंडक्ट करवाया लेक्स का, जिसमें शिमला की 9 लेक्स, शिमला की 9 झीलें, लेक्स, ठीक है, इंक्लूड थी और इनमें ये 2 झीलें भी इंक्लूड थी। तो इसमें क्यों सर्वे करवाया गया है? सर्वे इसलिए करवाया जा रहा है कि जो झीलें हैं, जो जिनका जो पेरिफेरी है या उनके आस-पास की जो जगह है, उसको साफ-सुथरा किया जाए और जो उसके लिए रास्ते हैं या उसका परिसर है, उसको मनरेगा के तहत, देखो मनरेगा को यूज़ करके, मनरेगा के तहत इनको डेवलप किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हिमाचल एक टूरिज़्म प्रधान राज्य भी है और ये टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है और बाकी हमारे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी लेक्स होती हैं, वो एक वेटलैंड की तरह काम करती हैं। वेटलैंड आपको उम्मीद होगी, सॉरी, वेटलैंड का आपको पता होगा। वेटलैंड होती हैं आर्द्र भूमियाँ, आर्द्र भूमियाँ। अब वेटलैंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पे 12 महीने जो पानी है वो ग्राउंड रिचार्ज होता रहता है और जिससे हमारा ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो भी बढ़ता रहता है। तो वैसी लेक्स होती हैं कि इनमें से पानी जो है धीरे-धीरे ज़मीन के अंदर रिसाव होता रहता है और बाद में रिचार्ज होता रहता है। तो एक तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए, आदमी के लिए जो है वाटर सप्लाई काम काम करती है। फिर जंगल में जो जानवर रह रहे हैं उनके लिए भी ये क्या काम करते हैं कि उनको पानी की सुविधा प्रदान करती है। तीसरा, इसके आस-पास का जो वातावरण होता है उससे जो एनवायरनमेंट है उसमें बैलेंस आता है। जैसे कुछ पशु पक्षियों के लिए जो झाड़ियाँ हैं, वृक्ष हैं, वो एक इकोलॉजिकल निशे, मतलब उनका घर घर की तरह काम करता है, ठीक है? तो बहुत से पशु पक्षी ऐसी झाड़ियों में छिपे होते हैं, रहते हैं, घर बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं अपने, ठीक है? तो उनके लिए एक इकोलॉजिकल निशे का काम भी करती हैं। तो ये बोला गया है कि अब इन झीलों को डेवलप करने की बात की जा रही है, दोबारा से रिजुविनेट करने की बात की जा रही है, जहाँ पे जिनके जो परिसर हैं इन झीलों के, अगर वो कहीं खराब हो गए हैं तो उनको दोबारा एक अच्छा रूप देने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। और हिमकोस्ट की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। जो हिमकोस्ट की हमने बात की, हो सकता है आपसे पेपर में पूछ ले। इसकी है हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है? हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जिला स्तरीय किसान मेला कहाँ लगाया गया? बनूरी, रामपुर, पतलीकूल, बनूटी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बनूटी और बनूटी आपका कहाँ आता है? शिमला में। समय-समय पे जो हमारी सरकारें हैं वो किसान मेले लगाती रहती है, पर हाल ही में जो मेला लगाया गया है वो बनूटी में लगाया गया था। और ये बनूटी में जो मेला लगाया था इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इस मेले का जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो हमारे एचपीपीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी ने इसको ओपन किया, ठीक है? और उन्होंने उसमें बताया कि जो हिमाचल प्रदेश है वो एक टूरिज़्म और एग्रीकल्चर इसकी बैकबोन है। हिमाचल प्रदेश की जो बैकबोन है ये 2 क्षेत्र हैं, ठीक है? टूरिज़्म और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 14% जीडीपी हमारी क्या होती है? लाभान्वित होती है, मतलब जो बनती है, ठीक है? और टूरिज़्म से हमें लगभग 7.8% के आस-पास का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है, ठीक है? तो हमारे, अगर हम हिमाचल जो है पूरे साल में ₹100 कमाता है, तो एग्रीकल्चर और जो टूरिज़्म है इससे इसको कितना फ़ायदा होता है? ₹22 का फ़ायदा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम कुल ₹100 कमा रहे हैं और एग्रीकल्चर और टूरिज़्म उसमें ₹22 का कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? सो थोड़ा-सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि मेन उद्देश्य है कि लोगों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जा रहा है आज के टाइम में, ठीक है? और अभी तक 2,09,000 लोगों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जा चुका है, ठीक है? और इसमें इसके अंतर्गत 36,000 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पे अभी नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। और ये क्यों मेला लगाया गया था? क्योंकि हाल ही में जो है हमने हिमाचल सरकार ने एमएसपी दिया है किसके ऊपर?
जो दूध दूध है गाय का, भैंस का, और जैसे मक्की है, गेहूँ है, ठीक है? तो उन उपलब्धियों को या उन चीज़ों को, उन स्कीम्स को जनता तक पहुँचाने के लिए ये मेले जो है समय समय पर लगाए जाते हैं। किसानों को अवेयर करने के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए ये मेले लगाए जाते हैं। और थोड़ा-सा आपने याद रखना है कि जो मक्की का एमएसपी अभी दिया गया है वो 30 से 40 कर दिया गया है, और गेहूँ का 40 से 60 कर दिया गया है, ठीक है? और अगर गाय के दूध की बात करें, तो गाय के दूध को अभी 51 पे कर दिया गया है, वो पहले 45 था। और भैंस के दूध की अगर बात करें हम, तो उसको 61 कर दिया गया है, वो पहले 55 था। और एक और याद रखना है आपने, हल्दी के ऊपर भी एमएसपी दिया गया है, टर्मरिक के ऊपर कितना दिया गया है, 90। एमएसपी वो मूल्य होता है, जिनको पता नहीं है उनके बारे में, उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में, कि एमएसपी वो मूल्य है जब आपकी फसल या आपका दूध आप मार्केट में बेचने जाएंगे, तो इस रेट से कम आपसे कोई नहीं खरीदेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको इस रेट पे तो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है? गवर्नमेंट ने ये बोला है, कि गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि अगर कोई भी आपसे उस रेट पे नहीं खरीदता है, तो मैं इस रेट पे खरीदूंगी आपसे। तो ये एक अश्योरेंस देती है, किसको? जो प्रोड्यूसर होता है, किसान होता है, उसको अश्योरेंस देती है। और यही वो एमएसपी है जिसके पीछे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट के जो किसान हैं वो आज तक आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है? सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सौंगटोंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सौंगटोंग, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, काजा। इससे पहले मैंने और वीडियोस में रोंगटोंग के बारे में भी बताया था, ठीक है? आज हम बात करेंगे इसमें सौंगटोंग की। सौंगटोंग आपका करछम में, किन्नौर में है, ठीक है? कहाँ है इसकी लोकेशन? करछम, किन्नौर, ठीक है? थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये एचपीपीसीएल के द्वारा लगाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और 450 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है? और किन्नौर में इसकी वेन्यू है। थोड़ा सा इसके साथ साथ हम कुछ और प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं। जैसे एक सेली प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे लगाया जा रहा है? लाहौल स्पीति में। कितने मेगावाट का है? 400 का। एक मियार प्रोजेक्ट है, वो भी कहाँ लगाया जा रहा है? लाहौल स्पीति में। कितने मेगावाट का है? 120 मेगावाट का है, ठीक है? और एक और प्रोजेक्ट है जिस्पा प्रोजेक्ट, जिस्पा फेमस विलेज इन लाहौल, लाहौल एरिया, ठीक है? तो ये भी कितने मेगावाट का है? 300 मेगावाट का है। अब ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं, इनके लिए जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए यहाँ पे सहमति दी है। इसके लिए उन्होंने 26 करोड़ की जो अमाउंट है वो पहले ही उसमें हिमाचल गवर्नमेंट को दे भी दिया है, हाल ही में, अभी 1 हफ्ता पहले ये की बात है, ठीक है? सो आपने ध्यान में रखना है, जो परियोजनाएँ न्यूज़ में रहती हैं, वही परियोजनाएँ आपसे कहीं न कहीं पूछ ली जाती हैं, ठीक है? तो इनसे संबंधित जो फैक्ट्स होंगे, मैंने इनको पिछली वीडियो में भी कहीं न कहीं बताया हुआ है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं मोटा-मोटा यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपने इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डमटाल सौर ऊर्जा 200 मेगावाट परियोजना किस जिले में किया जा रहा नहीं होगा, यहाँ पे बनाया जा रहा होगा, ठीक है? सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिस्ट की थोड़ी-सी इसमें मिस्टेक हो गई है। तो इसका ऑप्शंस है कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, चंबा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा कांगड़ा। अब ये परियोजना क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि ये है एक सौर ऊर्जा परियोजना, और सौर ऊर्जा जो है वो है ग्रीन एनर्जी, ठीक है? इसको हम ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। और हाल ही में हमारी स्टेट क्या अपने आप को क्या घोषित कर चुकी है? ग्रीन एनर्जी स्टेट इस बजट में, ठीक है? ग्रीन एनर्जी स्टेट, ठीक है? तो ये योजना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम धीरे-धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरी जो हमारी पहले पारंपरिक तौर तरीके थे, जिन तरीकों से हम ऊर्जा का निर्माण करते थे, उससे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसमें? कहीं न कहीं ग्रीन एनर्जी में। तो पहले हम डीज़ल, पेट्रोल, कोल का यूज़ करते थे, अब हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन पॉल्यूटिंग इन नेचर है। तो इसको लेके न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि हिमाचल सरकार की एक स्कीम है, ठीक है? यहाँ पे हम स्कीम्स भी कवर करते रहते हैं हर एक वीडियो में। स्कीम है जिसका नाम है राजीव गांधी स्व स्टार्टअप योजना, ठीक है? अब क्या योजना है? ये योजना है कि अगर कोई सोलर प्लांट लगाना चाहता है 100 किलोवाट पावर से 500 किलोवाट पावर तक, तो उसको सरकार क्या करेगी कि उसको सरकार फैसिलिटेट करेगी, एक लोन अमाउंट प्रोवाइड करवाएगी 70%, ठीक है? 70% का लोन अमाउंट प्रोवाइड करवाएगी, और 30% इक्विटी भी प्रोवाइड करवाएगी। और बाद में जब ये प्लांट जो है सक्सेस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट जो एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो उस इंडिविजुअल से, कोई भी इंडिविजुअल लगा सकता है इसको, ठीक है? उस इंडिविजुअल से इसको खरीदेगा। मान लो आप इसमें अगर 100 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट है 3 बीघा के ऊपर लगाते हैं, तो आपको आमदनी इसमें 20,000 रुपये, कितना? 20,000 रुपये पर मंथ होगी, ठीक है? और अगर आप इसको 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट जो लगाते हैं 5 बीघे में, तो आपकी आमदनी 1 साल की, 1 मंथ की 1 लाख रुपये होगी, ठीक है? तो आप
ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और जिनके घरों में ऐसी कोई बैरन लैंड है, कोई बंजर भूमि है, वो इस स्कीम का या इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव का ज़रूर फ़ायदा लें, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। आपने सबसे पहले इसको सेटअप करना है, बाद में सेटअप होने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको फंड मतलब आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो एक गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी स्टेट की ओर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा समृद्ध हिमाचल 2045। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि इनमें 1-2 फैक्ट हैं, हमने सिर्फ इन चीज़ों को समझना है। अगर ये टर्म आपके पेपर में आती है आपको और पूछ लेता है कि समृद्ध हिमाचल 2045 क्या है, तो आपने इस चीज़ को अगर पढ़ा होगा तो आप इसको 1 लाइन में वहाँ पे टिक कर पाएँगे, ठीक है? वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएँगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो समृद्ध हिमाचल 2045 है, ये एक 3 दिवसीय मतलब एक विचार मंथन क्या थी? मीटिंग थी, ठीक है? और इसका वेन्यू कहाँ रहा? वेन्यू था इसका मनमोहन सिंह हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिपा में, जिसको पहले हिपा बोला जाता था, अब बाद में इसका नाम जो है चेंज करके मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। कहाँ है? मशोबरा में, ठीक है? तो अभी ये वहाँ पे मीटिंग हुई और इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या था? इस मीटिंग का मेन एजेंडा ये है कि हमने अपने जो हिमाचल को 20 साल आने वाले जो 20 साल हैं, उसको कैसे इकोनॉमिकली डेवलप करना है और डेवलप भी कैसे करना है कि हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसी चीज़ें हिमाचल में लाएँ जो नॉन पॉल्यूटिंग हो, ठीक है? जिससे कम से कम प्रदूषण हो या प्रदूषण ना हो और हमारे हम हिमाचल में हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, ठीक है? तो ये ज़्यादातर इसको लाने की वजह जो है क्लाइमेट चेंज है। जैसे कि आपने हिमाचल में देखा पिछली जो मानसून हुई थी उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है, आपदा की वजह से। तो इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से हम एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, किसको लेके? मतलब आने वाले 20 सालों के लिए, ठीक है? कि हम कुछ इस तरीके से काम करें कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, हमारी जो बारिश है, वो टाइम टू टाइम मतलब सब कुछ इकोलॉजिकली मेंटेन्ड रहे, ठीक है? सो इसमें हमारा एक लक्ष्य है कि हम 50,000 मेगावाट बिजली किससे बनाएँगे? ऐसे बनाएँगे सोलर से, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है? और उसको हम 2040 का लक्ष्य हमने लिया हुआ है, ठीक है? तो एक बहुत बड़ी बात है अगर हम इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं, ठीक है? जो जहाँ तक अगर बात करें हम 50,000 मेगावाट की, तो इससे पहले हम इसके ऊपर रोज़ाना डीज़ल, पेट्रोल से इस एनर्जी को जो है जनरेट कर रहे हैं, तो बहुत खर्चा हो रहा है। जब हम इसको सोलर पावर प्रोजेक्ट्स से जो जनरेट करना शुरू कर देंगे, तो एक तो हमारी इकोनॉमी में स्ट्रॉन्गनेस आएगी और दूसरा जो हमारा स्टेट है वो एनवायरमेंटली उसका जो इंडेक्स है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो अच्छा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, ठीक है? सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा शिमला। अब ये जो बांध सुरक्षा सम्मेलन है, ये क्यों आयोजित किया गया? आपने देखा कि जब पिछली मानसून में बांध फट गए थे, जैसे मलाना डैम फटा था, ठीक है? तो हुआ क्या कि ये बातें कहीं न कहीं जो हमारा आस-पास के बाँध के आस-पास के जो लोग हैं, उनके जीवन पे खतरा मंडराती हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज़ को देखा जा रहा है कि यदि जो है इस प्रकार की आपदा बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये आपदा आ जाती है, तो लोगों को इससे क्या इफ़ेक्ट होगा? तो इसके लिए जो है ये एक सुरक्षा सम्मेलन ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें पूरे देश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जैसे जो बीबीएमबी है, बीबीएमबी, एसजेवीएनएल, ठीक है? एनटीपीसी और एनएचपीसी, ये सारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो डैम्स बना रही हैं, ठीक है? और एचपीपीसीएल, ठीक है? इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने-अपने विचार रखे इसमें कि हम आने वाले समय में इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर सिर्फ़ इसमें वन लाइनर आपने याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे किया हुआ अभी, ठीक है? शिमला में हुआ। बाकी जैसे अलाइड है, अलाइड में ज़रूर ये चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं कहीं न कहीं, तो इसके पीछे आर्टिकल्स होते हैं फिर पूरे-पूरे कि इसमें क्या निष्कर्ष निकला इन मीटिंग्स में, ठीक है? तो वो फिर वहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है? सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा पोर्टल। देखो ये भी ऐसे ही है, ये न्यूज़ में रहा हुआ पोर्टल है, इसलिए मैं आपके लिए इसको ले आया हूँ। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश है, वो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहा है, ठीक है? नेचुरल फार्मिंग के ऊपर और नेचुरल फार्मिंग से जो किसानों को जोड़ा जा रहा है, तो उनका एक वेल मैनेज्ड डाटा तैयार किया जा रहा है, ठीक है? तो ये ऐसा पोर्टल है जिस पे किसान जो है सेल्फ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है? और उनको सेल्फ मतलब यहाँ पे सर्टिफाइड इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका जो पूरा नाम रहेगा, वो इसका पूरा नाम रहेगा सर्टिफाइड इवैल्यूएशन टूल। मैं लिख देता हूँ आपको, सर्टिफाइड इवैल्यूएशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस। बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर थोड़ा साफ लिखा करो, पर ये मैं आपको बताऊं कि जब हम इसको
लिखते हैं तो ये स्पेस बहुत छोटा होता है जहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ठीक है, और थोड़ा दिक्कत रहती है इसको लिखने में, पर फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य ये होगा कि इस पोर्टल पे हम जो है फार्मर फ्रेंडली सिस्टम डेवलप करें, ठीक है, और जो कृषि की प्रथाएँ हैं, जो पुरानी हमारी प्रथा थी, जो जैविक तरीके से हमारे दादा परदादा जिस प्रकार से खेती किया करते थे, हम उन प्रथाओं को बढ़ावा दें, ठीक है, और टाइम टू टाइम इस पे किसानों के लिए नॉलेज अपडेट होती रहेगी, जिससे किसान अपना टाइम टू टाइम यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। तो ये है सितारा पोर्टल, ठीक है, सर्टिफाइड इवैल्यूएशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस। ये हो सकता है आपको एब्रीविएशन कहीं न कहीं पूछ ली जाए पेपर में, ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। नेक्स्ट है कुल्लू साहित्य उत्सव। देखो मैंने आपकी 4 वीडियोज़ में बहुत सी चीज़ें कवर कर दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। मैंने ये कोशिश की है कि अगर कुछ छूट गया है तो इस वीडियो में उसको लाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो हमारा है कुल्लू साहित्य उत्सव। ये उत्सव हाल ही में कुल्लू में मनाया गया और ये 3 दिवसीय उत्सव था, जिसमें पूरे देश से साहित्यकार, कवि इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है, कवियों ने सम्मेलन में भाग लिया। और ये क्यों मनाया गया? इसमें एक्चुअल में जो इस टाइम करंट में जो भारत देश के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं या समस्याएं हैं, जिसको हम हॉट प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई, और उनके परिणाम जो मतलब निष्कर्ष निकाला गया, ठीक है, उनके जो परिणाम हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को जब जब डिबेट्स होती हैं तो इनकी कंप्लीट एक डायरी बनती है, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, निष्कर्ष लिखे जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ किस किस ने बोली, ठीक है, और कौन कौन सी समस्याएं जो है अभी समाज में चल रही हैं, जैसे चिट्टा है, मतलब जो ड्रग्स का, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं, ठीक है, किसानों का मुद्दा है, ठीक है, और इलेक्शन में जो जैसे ईवीएम की बात है, ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें चल रही हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुआ और भारत देश से अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें हमें मेन चीज़ जो हमारा हिमाचल है, इसके लिए ये तब इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 बुक्स लाई हैं जो इम्पोर्टेंट है। बुक्स का नाम है रोहतांग आर पार, फिर है एक सपनों का ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन, और एक बुक है इसमें देवनागरी। ये तीनों बुक्स हमारे हिमाचल के ही बच्चों ने लिखी हुई है, हमारे हिमाचल के लोगों ने लिखी हुई है। ये जो पहली बुक है ये अजय कुमार ने लिखी हुई है, और अजय वो कबड्डी वाले अजय नहीं, दूसरे अजय हैं, ठीक है। और दूसरी जो बुक है वो ईर्षिता, लड़की है एक ईर्षिता और गिरीश, इन दोनों की बुक है। और जो देवनागरी बुक है वो किशन ने लिखी हुई है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन तीनों बुक्स के ऊपर इस वाले मतलब कुल्लू साहित्य उत्सव में बहुत बड़ी डिबेट्स हुई हैं और इनके ऊपर बहुत विचार मंथन हुआ है, ठीक है, मंथन हुआ है। तो आपने इन बुक्स के नाम और इन बुक्स के राइटर इनको ध्यान में रखना है। और कुल्लू साहित्य उत्सव कहाँ मनाया गया? कुल्लू में मनाया गया। कहाँ पे वेन्यू क्या था इसका? वेन्यू था इसका देव भवन है वहाँ पे, ठीक है। जो कुल्लू से लोग हैं वो श्योरली इसको जानते होंगे, ठीक है। तो कहाँ मनाया गया इसको? देव भवन में, कुल्लू में। तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। और क्यों मनाया गया ये मैंने आपको बता दिया, और इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपने नोट डाउन करनी है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल में ऐतिहासिक भवन रोथनी कासल कहाँ स्थित है? कुल्लू, धर्मशाला, शिमला, मंडी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिमला। और जैसे आप में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पेपरों में देखा होगा, पर इसमें हम कुछ नया करने वाले हैं, तो आप बने रहें वीडियो में। ये जो भवन है ये किसने बनाया था? ये बनाया था कर्नल रॉथनी ने। कब? 1838 में, थोड़ा कई बार मिस्टेक हो जाता है, 1838 में। और उसके बाद जो है इन्होंने इसको सोल्ड आउट कर दिया था। और 1844 में ये भवन क्या बनाया? शिमला बैंक कॉर्पोरेशन। देखो ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि कहाँ पे है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका कि किसने बनवाया था, कब बनवाया था। एक क्वेश्चन ये हो गया कि शिमला बैंक कॉर्पोरेशन किस भवन में जो है चलाई गई थी, शुरू की गई थी 1844 में, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर यही होगा। और लास्टली इसके बारे में आपको बताऊं कि फिर ये उसके बाद एक मिस्टर ए ओ ह्यूम का रेजिडेंस बना। क्या बना? रेजिडेंस। अब आप में बहुत लोग जानते हैं कि ए ओ ह्यूम कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे, ठीक है, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट थे। और इसी भवन से, विशेष बात यह है कि इसी भवन से इन्होंने क्या किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक फाउंडेशन वर्क शुरू किया था, यहीं से नींव रखी गई थी। पहली बार जो जो चीज़ें हुई थी वो यहाँ से हुई थी स्टार्ट, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये जो रोशनी कासल है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। और आप मेरे को थोड़ा-सा बताएँगे क्योंकि आज मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे, तो अभी पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्वेश्चन। जो वाइस रीगल लॉज है, वाइस रीगल लॉज, ठीक है? सबने सुना है नाम इसका। वाइस रॉय
लॉज भी बोलते हैं इसको। अभी हाल ही में इसका नाम जो है, हाल ही में क्या मतलब अभी इसको जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बोलते हैं, ठीक है, एडवांस स्टडी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसमें कौन से वाइसरॉय ने रहना शुरू किया था, मतलब उनका जो घर बना था है, ठीक है। तो पहले कौन से वाइसरॉय थे जिन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया था, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताएंगे, मैं देखता हूँ आपको कि आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, देखो ये जो बिना क्वेश्चन की चीज़ें हैं ये वन वन लाइनर हैं, मैंने सिर्फ आपको आपका कुछ छूटे ना इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे ली हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रीन पंचायत योजना। ग्रीन पंचायत योजना क्या है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया है कि प्रदेश में 100 पंचायतों को चुना जाएगा, ठीक है, और उस पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट। और उस पायलट प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा कि इनको 500 किलोवाट के 500 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे इनके प्रीमाइस के अंदर, ठीक है। और जब ये सोलर प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो इन पंचायतों में क्या होगा कि जो बिजली की आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं यहाँ से होने लगेगी। और अगर फिर देखा जाएगा कि अगर पंचायतें आत्मनिर्भर हो रही हैं बिजली के लिए, ठीक है, तो ये इनिशिएटिव जो है पैन हिमाचल भी काम करेगा और धीरे धीरे इसको बड़े स्तर पर किया जा सकता है, जिससे कि हमारे ग्रास रूट लेवल से जो है जो एनर्जी है उसको हम ग्रीन एनर्जी यूज़ करना जो है शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। अभी जो हमें बिजली आती है वो किसी न किसी डैम से आती है, भाखड़ा डैम से आती है, कोल डैम से आती है, या जो पीन पार्वती डैम है, आप ऊपर की साइड जो जैसे संजय विद्युत परियोजना है, ठीक है। पर बाद में क्या हो जाएगा अगर इस प्रकार से ये चीज़ क्या हो जाती है हमारी सक्सेस हो जाती है, तो ये जो हमारी बिजली की आपूर्ति है वो सोलर पावर से हो जाएगी, और जो हम अभी हाइड्रो पावर जनरेट कर रहे हैं उसको हम सोल्ड आउट करेंगे, और जब सोल्ड करेंगे तो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारी जो स्टेट है वो प्रॉस्परस बनेगी। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी भी हैं कि जो मतलब इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग ये कर रहे हैं, जैसे जॉब्स ना निकालना, ठीक है, या एस्पिरेंट्स के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, वो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। तो कहीं न कहीं सही को सही और गलत को गलत बोलने का मादा रखना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है वो तो गलत है, ठीक है। इनको जॉब क्रिएट करने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हिमाचल का युवा है इस टाइम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मूड में है, और हिमाचल का युवा जो है इस टाइम ये चाहता है कि कोई ना कोई जो वैकेंट पोस्टें हैं दोबारा उनको भरा जाए, ठीक है, और उनको मौका मिले। बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी में, तो उन बच्चों की ओर जो है इस सरकार को जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए उनकी बातों को। डायमंड स्टेट्स समिट 2025, ये समिट भी अभी हाल ही में दिल्ली में भी, ठीक है, दिल्ली में। और किसने करवाया, एक न्यूज़ 18 नेटवर्क है, आप सबको पता होगा न्यूज़ 18 नेटवर्क, इन्होंने ये समिट करवाई। और इस समिट को करवाने का मेन उद्देश्य क्या था, इसमें ये था कि जो राज्य जो स्टेट्स, ठीक है, विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसके लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसमें जो है हमारे माननीय सीएम सुखविंदर सुक्खू जी को सम्मानित किया गया और उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो हिमाचल के लिए थोड़ी प्राउड की बात है। और हमारा नेक्स्ट है इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट, किस जगह से संबंधित है, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, चंबा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कुल्लू। मेरा यहाँ पे महज ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट कहाँ से है, किस जगह से संबंध रखता है, ये क्या है। मेरा अक्सर ये उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी चीज़ आपके सामने लाऊं उसकी जड़ें, उसके पैर, उसके हाथ पाँव, मतलब आपको सब कुछ दिखाऊं, ठीक है। उसकी हर एक चीज़, हर एक एंगल से मैं आपको उसको 3D मेंशन जो 3D पिक्चर होती है उसकी, वो आपको दिखा दूं उसकी, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस करेंगे। इस ट्रस्ट की शुरुआत 1992 में की गई, 1992 से 1993 के बीच में। और किसने करवाई, ये करवाई थी रशियन एम्बेसी ने, रशियन एम्बेसी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो रोरिक है ये आप सभी ने नाम सुना होगा निकोलस रोरिक का, निकोलस रोरिक। ये एक बड़ी ही नोबल फैमिली थी, कहाँ से, रसिया की एक फैमिली थी। और इन्होंने जो है इनकी जो वाइफ थी वो थी हेलेना, हेलेना रोरिक, ठीक है। ये इंडिया में लगभग 20 साल रहे हैं, 1928 से लेके 1947 तक, ठीक है। और ये बहुत बड़े पेंटर थे, इनकी जो पेंटिंग्स है वो बहुत मशहूर है, ठीक है। आप सबको पता भी होगा निकोलस आर्ट गैलरी के बारे में भी, आपको रोरिक गैलरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रोरिक जो आर्ट गैलरी है, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कहाँ है, ठीक है। और ये जो उनका घर था, ठीक है, उसी को बाद में गैलरी बना दिया गया। तो जो ये ट्रस्ट है ये क्यों डेवलप किया गया, ये इसलिए डेवलप किया गया कि उनकी जो फैमिली है थी, ठीक है, उन्होंने कल्चर के, इंडिया के कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए थे, ठीक है। तो उस चीज़ को जिंदा रखने के लिए, उस फैमिली की जो लिगेसी थी उसको जिंदा रखने के लिए ये जो है ट्रस्ट बनाया गया, किसके द्वारा, रशियन एम्बेसी के द्वारा। और ये इंडिया और रशिया के बीच में एक गुड रिलेशन भी क्या करता है, पैदा करता है, ठीक है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है।
जिन्होंने ये आर्ट गैलरी नहीं देखी है वो इसको गूगल के ऊपर सर्च करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको नहीं देखा था, तो जब मैंने आपको पढ़ाना था तो इसके लिए जब मैंने सर्च किया तो उसमें मेरे को बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है? सो आप इसको देख सकते हैं। और हाँ, ये जो इनका घर हुआ करता था जहाँ पे वो रहते थे पहले, अब उसको जो है वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम में, ठीक है? तो आपने इसमें क्या-क्या ध्यान में रखना है, देखो सारी कहानी नहीं लिखनी होती है, ठीक है? इसमें चीज़ें आपने कैसे लिखनी होती है कि जो इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट है, वो कुल्लू के नग्गर नग्गर में जो है एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, ठीक है? और कहाँ किसके नाम पे है? निकोलस रोरिक के, उनकी वाइफ़ का नाम हेलेना रोरिक था और उनके 2 बेटे थे, ठीक है? एक का नाम चार्ल्स था और एक का नाम कुछ स्कैवोलैब के करके नाम था उसका, स्कैवोलैब के और एक देविका रानी उनकी स्पाउस हुआ करती थी। एक्चुअल में इन्हीं की याद में या इनकी मेमोरी में ही ये ट्रस्ट बनाया गया है। मतलब उनकी जो फैमिली थी उसको एक अच्छा नाम और उसका जो एक नोबल फैमिली थी ना, वो बहुत बड़ी फैमिली थी, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उसके नाम को कंटिन्यू करने के लिए जो है ये ट्रस्ट बनाया गया था रशियन एम्बेसी के द्वारा। राष्ट्रीय वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? देखो हमने मार्च मंथ के मैक्सिमम जो डेज़ थे वो पीछे कवर कर लिए हैं पिछली वीडियोज़ में, ठीक है? जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो उनको ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी कंटेंट है, ठीक है? बहुत ज़रूरी क्वेश्चन्स हैं उसमें। पर इसमें ये क्वेश्चन जो है बच रहा था हमारा, तो मैंने इसको कवर कर लिया है इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका 16 मार्च, ठीक है? अब ये हम इसको क्यों मनाते हैं? इसका जो ये इंग्लिश में होगा नेशनल वैक्सीनेशन या इम्यूनाइज़ेशन डे, ठीक है? और 16 मार्च हुआ क्या कि 16 मार्च 1995 से पहले जो पोलियो की जो वैक्सीन होती थी ना, पोलियो की वैक्सीन, वो पहले जो हमारे से पहले वाले जो लोग थे, उनको उनकी लेफ्ट आर्म, राइट आर्म पे आपने निशान देखे होंगे, जैसे रुपए की तरह निशान देखे होंगे ऐसे उनकी आर्म्स के शोल्डर के ऊपर, ठीक है? तो 3-3, 4-4 निशान होते थे। आपके पापा या आपके बड़े भाई जो हैं, उनके उस पे देख सकते हो आप। तो पहले पोलियो की वैक्सीनेशन उस तरीके से लगाई जाती थी, ठीक है? फिर बाद में जो है 1995 के बाद जो है 16 मार्च 1995 के बाद हमने एक ओरल वैक्सीन बनाई, ठीक है? ओरल वैक्सीन का मतलब है कि जो हम 2 बूँद ज़िंदगी की जिसको बोलते हैं ना, ठीक है? 2 बूँद ज़िंदगी की, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम पिलाते हैं बच्चों को, वो डेवलप किया और उसके बाद जो है उस वैक्सीन की बजाय हमें वो 2 बूँदें मतलब जो है दी जाने लगी और पोलियो के वैक्सीनेशन के लिए। ये इसलिए भी मनाया जाता है कि पोलियो को जो है विश्व से खत्म करने के लिए एक अवेयरनेस डे के रूप में भी इसको हम मनाते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको हम राष्ट्रीय वैक्सीन दिवस के रूप में मनाते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ओरल वैक्सीनेशन, पोलियो की ओरल वैक्सीनेशन को जो है ओरल तरीके से या मुँह से, मतलब ओरल होता है जैसे मुँह से, ठीक है? तो ऐसे लेना शुरू किया था, ठीक है? तो आपने इसको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। लास्ट है हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जा रहे हैं? महली, बद्दी, चैतड़ू, हरोली। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो वैसे महली में भी है और चैतड़ू में भी है। चैतड़ू कांगड़ा में है, ठीक है? तो इसके दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या होते हैं, ठीक है? एक्चुअल में ये एक सोसाइटी है जो किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है और जिसकी स्थापना जो है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? भारत आपको पता है आईटी सेक्टर में लीडिंग कंट्री है। हमारे इंजीनियर, हमारे जो बड़े-बड़े इंजीनियर हैं वो गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन लोग हैं? भारत के लोग हैं, ठीक है? तो भारत के जो इंजीनियर हैं वो वर्ल्ड में जो है क्या है? टॉप हैं। तो हमारा ही सॉफ्टवेयर जो है सबसे ज़्यादा बिकता है। अब देखो इस चीज़ के पीछे हमें समझना पड़ेगा कि अगर राजीव गांधी ने 1984 के टाइम में या हाँ, इसी टाइम में 86 के टाइम में कंप्यूटर को जो है ना इंडिया में नहीं लाया होता, तो आज हमारे लोग आईआईटी या ऐसे एनआईआईटी इन चीज़ों से नहीं निकले होते, ठीक है? तो उन्होंने टाइमली उस चीज़ को हैंडल किया, मतलब भारत में लाया और आज हमारे लोग जो है इतने अच्छे-अच्छे मुकाम पे मिलते हैं, जो कि वर्ल्ड के टॉप जो वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, जो ऐप्स हैं, ठीक है? चाहे गूगल है, गूगल के सीईओ, ठीक है? सुंदर पिचई, वो हर एक जगह पे आपको हमारे लोग देखने को मिलेंगे। तो ये वही उसीलिए है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? उनको मैनेज करने के लिए ये वाली एक क्या है? सोसाइटी है। अब इसका यहाँ पे क्या रोल है? हमारे हिमाचल में इसको क्यों पैदा मतलब वो किया जा रहा है, सॉरी, क्यों इसको बनाया जा रहा है? तो इसलिए बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जितनी भी योजनाएँ लॉन्च करती है, तो उसके लिए कोई ना कोई आज के टाइम में कम्युनिकेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो गवर्नमेंट की योजनाओं को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किसके यूज़ किया जा रहा है? सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है, ठीक है? दूसरा क्या है कि अभी जितने भी हम लोग जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, चाहे वो और जो गवर्नमेंट की ऐप्स हैं, उसमें क्या होता है कि हमें सूचना जो है एक एंड से दूसरे एंड पे मिलती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ डाल रही है, कोई स्कीम के बारे में नॉलेज डाल रही है, तो हम दूसरे एंड पे उसको रिसीव कर लेते हैं, ठीक है? तो इसके बीच में क्या चीज़ आती है? वो आती है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा? ये सॉफ्टवेयर पार्क्स
करवाएंगे उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड, ठीक है। और साइंस एंड टेक के क्षेत्र में भी जैसे मान लो इसरो है, नासा है, तो इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्यूरेट काम करना है तो इनको अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, कंप्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो रिसर्च के लिए जैसे मान लो अभी जो हमारा चंद्रयान 3 था, ठीक है, उसकी प्रॉपर लैंडिंग पहले नहीं हो पाई क्योंकि जो हमारा संपर्क था वो टूट गया था। बाद में हमारे जो IT सेक्टर के जो अच्छे लोग थे उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च किया उसके ऊपर, उस बहुत बढ़िया तरीके से उसको क्या किया, मतलब एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना के उसको वहाँ पे लैंड करवाया। तो एक बड़ा रोल है इसका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का, और ये बड़ी बात है कि हमारे हिमाचल में भी ये पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पे एंड करेंगे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, और जिन्होंने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है वो लाइक करें, और जितना शेयर हो सकता है उतना करें क्योंकि आपके लाइक शेयर और सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और माइंड बूस्टर स्टडी में बने रहने के लिए धन्यवाद। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके नहीं आते हैं तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल कंसिस्टेंट वे में करिए। और थोड़ा आपसे बात करने का मौका नहीं मिलता है तो लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए। हिमाचल में भर्तियाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत टाइम से जो है भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, पर जब भर्तियाँ आएँगी, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि एक जो अच्छा शिकारी होता है ना, ठीक है, वो घात लगा के बैठा होता है, उसको ये पता नहीं है कि शिकार कब आएगा, ठीक है। तो जब उसने शिकार करना है ना तो वो पहले से अपने एक पॉइंट पे पोजीशन लेके रखता है कि जैसे शिकार आया और अपना उसने बिल्कुल एरो जो तीर है वो उस पे गाड़ दिया, ठीक है। तो आपने एक अच्छे हंटर के रूप में जो है साबित होना है, और जैसे ही कोई भर्ती आई तो आपने अपना उसमें सिलेक्शन लेना है। हमें भी उसी टाइम खुशी होगी कि ऐसे तो हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो वही दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होता है। तो जय हिंद, जय हिमाचल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।